अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 फेडरल बोर्ड का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। और हमारे पास टॉपिक है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इस वीडियो में हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है जो आपने पढ़ा होगा AC=v²/r, उसको ड्राइव करेंगे कि वो फार्मूला किस तरह से आया है और डेरिवेशन क्या होगी उसकी, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सबसे पहले तो मैंने उसकी डेफिनेशन लिख दी है यहाँ पर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? एनी ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग इन अ सर्कल, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि अगर एक सर्कल में मूव कर रहा है एंड हैज़ एन एक्सेलरेशन वेक्टर, तो फिर उसकी जो एक्सेलरेशन का वेक्टर आप ड्रॉ करेंगे या फिर उस ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो हमेशा डायरेक्टेड या फिर पॉइंटेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। वो हमेशा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल के सेंटर की तरफ। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहे हैं तो जो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगी उसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी। और ऐसी एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यानी यहाँ से एक बात समझ आ रही है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस होगी और इसकी डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी। और यहाँ पर हमने इसका ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि फार्मूला क्या है? AC=v²/r। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को मज़ीद जो है हम डायग्राम्स के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी इसका कॉन्सेप्ट। इसके अलावा आप यहाँ पर देखें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, एक सेंट्रीपिटल है और एक एक्सेलरेशन है। तो सबसे पहले देखें सेंट्रीपिटल का मीनिंग क्या है? टूवर्ड्स द सेंटर या फिर सेंटर सीकिंग, यानी कि सर्कल के सेंटर की तरफ। और एक्सेलरेशन का मतलब ये तो आपने पढ़ा हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है या वेलोसिटी में चेंज आता है तो एज अ रिजल्ट जो है वो आपके पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? v/t। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, फार्मूला क्या है। अब ये फार्मूला किस तरह से आया उसको हम ड्राइव करेंगे। ठीक है, इसी फार्मूले की हम डेरिवेशन करेंगे और मज़ीद थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं जिस तरह से आपकी बुक में गिवन है। आपकी बुक में जो आपको ये डायग्राम गिवन है, यहाँ पर एक सर्कल आपको बनाकर दिया गया है, सेम वही मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। और हम यहाँ से देखते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगी। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले तो देख लें जो बुक में आपको सर्कल और ये जो कुछ भी दिया हुआ है मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सारी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो डेरिवेशन करने से पहले आपने समझना है लाजमी, ताकि आपको डेरिवेशन अच्छे से समझ आ जाए। तो अब सबसे पहले आप देखें कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि क्या कर रहा होगा? सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट को मैंने इस तरह से ये ब्लैक सर्कल में बना दिया। ये वो ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो अब हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पे मूव कर रहा है, तो इनिशियली देखिए ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर है। अब ये ब्लैक कलर में जो मैंने यहाँ पर किया है ये मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया है। ठीक है, ये वो ऑब्जेक्ट है जो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। सो इनिशियली ये पॉइंट ए पर है, ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर है। सो यहाँ पर मैंने कह दिया कि ये पॉइंट ए पर है और उस वक्त टाइम जो है वो इनिशियल होगा, तो टाइम के साथ मैंने TI लिख दिया। ठीक है, I इनिशियल का रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टाइम क्या हो गया? इनिशियल टाइम उसका। और इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया पोजीशन वेक्टर। अगर आपने लास्ट वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जो क्या करता है? हमें ऑब्जेक्ट की किसी भी पॉइंट में पोजीशन बताता है। तो अब ए पॉइंट पे है ना ऑब्जेक्ट, तो इसकी पोजीशन बताने के लिए मैंने यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये इसको मैंने पोजीशन वेक्टर को R से डिनोट करते हैं। तो चूंकि ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर है, इसका टाइम इनिशियल है, तो ये पोजीशन वेक्टर भी क्या है? इनिशियल है। ठीक है, जो उसकी इनिशियल पोजीशन बता रहा है, तो मैंने R के साथ I लिख दिया है। अब क्या होता है? ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और वो मूव करता हुआ आ रहा है और पॉइंट B पर आ जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव करके B पॉइंट पर आ गया, तो पहले टाइम था इनिशियल और यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट आया तो टाइम क्या हो गया? फाइनल। तो T के साथ लिख दिया F। अब दोबारा से हम उसकी पोजीशन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो क्या आएगी? यहाँ पर पोजीशन वेक्टर हमने ड्रॉ किया और उसको R से रिप्रेजेंट किया और टाइम फाइनल था और ये ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन थी, तो हम यहाँ पर पोजीशन के साथ क्या लिख देंगे? F, यानी RF। ठीक है, अब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट ने जो है, आपको पता है, आप
दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस, सर्कल के सर्कमफेरेंस में किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस क्या कहलाता है? आर्क लेंथ। तो एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, तो इन दोनों के दरमियान ये जो डिस्टेंस है, जिसको ऑरेंज कलर से आप देख रहे होंगे, तो ये जो है आपके पास ये क्या है? आर्क लेंथ है। ठीक है, आर्क लेंथ आपको पता चल गया, जिसको एस से डिनोट कर दिया हमने, डेल एस लिख दिया, आर्क लेंथ है और जो कवर की उस ऑब्जेक्ट ने। उसके बाद ये जो हमारे पास बीच में एंगल थीटा बना है, ये क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब देखें, ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था और मैंने ये एक वेक्टर ड्रॉ किया रेड लाइन से। आपके पास ये इसकी इनिशियल पोजीशन और ये इसकी फाइनल पोजीशन। तो ऑब्जेक्ट की इनिशियल से फाइनल में जाते हुए जो चेंज इन पोजीशन आया है, ये चेंज इन पोजीशन का वेक्टर है, जिसको डेल आर, डेल का मतलब चेंज ही होता है। ठीक है, तो ये चेंज इन पोजीशन का वेक्टर है, जो कि इनिशियल से फाइनल की तरफ हमने क्या कर दिया? ड्रॉ कर दिया, पोजीशन वेक्टर का जो चेंज है वो रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट ने कवर किया। और यहाँ पर जो थीटा है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, कि यहाँ से यहाँ तक जो ऑब्जेक्ट आया, तो इन दो रेडियल लाइंस के दरमियान आपके पास एक एंगल बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर आपने लास्ट वीडियोस देखी हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, तो आपको होप से कॉन्सेप्ट समझ आ रहे होंगे कि यहाँ पर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन थी, फाइनल पोजीशन थी, ऑब्जेक्ट मूव करके आया, ये उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, जिसको डेल आर से रिप्रेजेंट कर दिया। और जो है हमारे पास ये हमारे पास जो सेंट्रल एंगल है दो रेडियल लाइंस के दरमियान बन रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर दो पॉइंट्स के दरमियान का ये जो डिस्टेंस है, जो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पे है, ये क्या कहलाता है? आर्क लेंथ, जिसको एस से हमने लिख दिया कि ये उसकी आर्क लेंथ है। अब जो है ये वी आई वी एफ क्या है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक और डायग्राम बताती हूँ, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर इसको रीड भी कर लें, जो हम अभी पढ़ रहे थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा। ठीक है, और इसकी एक्सेलरेशन हमेशा जो है सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ होगी। ऐसी एक्सेलरेशन को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा, उसके बाद वेलोसिटी की बात आ रही है यहाँ पर, कि मैंने लिखा है वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं आपको पता है उनके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है, और एक और चीज़ क्या होती है? यूनिट होती है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को इस तरह से डिस्कस करेंगे कि आप देखें, अगर मैं ये कह दूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है जिसको अभी हमने डिस्कस किया है, जो इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ए से बी तक, मैं अगर कहूँ ए पॉइंट पे भी उसकी जो वेलोसिटी थी, यानी जो उसकी स्पीड थी, वो कांस्टेंट थी, यानी 2 मीटर पर सेकंड थी, और जब वो बी तक मूव करके गया तो स्पीड तब भी 2 मीटर पर सेकंड थी। तो इसका मतलब ये है कि स्पीड चेंज नहीं हुई। ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ये बात मेरी आप थोड़ी गौर से सुने, एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो आप इसको सोचें थोड़ा सा, कि अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ए से बी तक मूव कर रहा है, और मैं ये कह रही हूँ कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है। अच्छा, ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, यहाँ पर बुक में भी लिखा हुआ है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, कंसिडर पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विद कांस्टेंट स्पीड। तो स्पीड तो कांस्टेंट हो गई ना, स्पीड कांस्टेंट का मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया वेलोसिटी का। तो फिर ऑब्जेक्ट का अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया है, यानी कि वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रही, यहाँ पर स्पीड तो चेंज ही नहीं हो रही, तो हमने तो ये पढ़ा है कि एक्सेलरेशन तो तब प्रोड्यूस होगी जब वेलोसिटी चेंज होगी। तो फिर एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस्ड होगी, और एक्सेलरेशन अगर प्रोड्यूस नहीं होगी तो फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का टॉपिक कहाँ से आया? मतलब ये क्वेश्चन आ रहा है ना यहाँ पर, कि अगर ऑब्जेक्ट ए से बी पे मूव कर रहा है और उसकी स्पीड चेंज ही नहीं हो रही, तो फिर एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होगी? तो इसका आंसर हम यहाँ से देखेंगे कि एक डायग्राम और मैंने यहाँ पर बनाई है, आप देखें, ये वही ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। ठीक है, अभी इसका मूवमेंट कैसा मैंने बना दिया? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस तरफ मूव कर रहा है, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से मूव कर रहा है सर्कल में। तो अब क्या होता है, जब ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, आपको पता है जब ये सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, इसकी वेलोसिटी तो है, और चूंकि ये सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी कैसी होगी? एंगुलर वेलोसिटी। तो इस ऑब्जेक्ट के पास एक वेलोसिटी तो है, वो है एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन क्या इसके पास लीनियर वेलोसिटी है? तो इसका आंसर ये है कि आप चेक करें, यहाँ पर अगर हम इसको डेली लाइफ की एग्जांपल से थोड़ा सा रिलेट करते हैं, कि एग्जांपल लेते हैं कि समझ लें ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये आपके पास कोई स्टोन है और ये आपके पास थ्रेड है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को हमने, इस स्टोन को हमने थ्रेड से इस तरह से बांध दिया है, और क्या कर रहे हैं, इस तरह से उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवा रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा होता है और यहाँ तक पहुँचता है तो थ्रेड टूट जाता है।
थ्रेड टूटता है तो अब ऑब्जेक्ट नीचे सर्कुलर पाथ फॉलो नहीं करेगा, बल्कि बिल्कुल एग्जैक्ट सीधा जाएगा आगे, बिल्कुल सीधा जाएगा। और ये जो सीधा जा रहा है ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? अपनी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन में जा रहा है, लीनियर वेलोसिटी की। हालांकि वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था, लेकिन जैसे ही थ्रेड टूटता है तो वो किस तरफ जाएगा? बिल्कुल सीधा जाएगा। और वो किस डायरेक्शन में जाएगा? लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन में। चलें थोड़ा सा आगे जाते हैं। समझे, यहाँ नहीं टूटा, ऑब्जेक्ट आ रहा है और यहाँ पर आकर थ्रेड टूट जाता है। अब यहाँ पर टूटेगा तो ऑब्जेक्ट मजीद इस तरह से सर्कल में नहीं जाएगा, सर्कुलर पाथ पे नहीं जाएगा, बल्कि वहीं से सीधा जाएगा, नीचे की तरफ गिरेगा। तो ये अब किस डायरेक्शन में गया है? ये अपनी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन में गया है। इसी तरह अगर वहां थ्रेड नहीं टूटा तो यहाँ आकर टूट रहा है, तो अब ऑब्जेक्ट इस तरह से सर्कुलर पाथ फॉलो नहीं कर सकता, अब वो वहां पर बिल्कुल सीधा जाएगा। किस डायरेक्शन में? अपनी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है तो उसके पास दो वेलोसिटीज होती है, मतलब एक तो एंगुलर वेलोसिटी और उसके पास हर पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी भी है। ठीक है, उसके पास आप देख रहे हैं हर पॉइंट पर यहाँ पर वो लीनियर वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट के पास। तो अब उसी लीनियर वेलोसिटी का मैं कह रही हूँ कि स्पीड कांस्टेंट है, यानी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। 2 मीटर पर सेकंड ए पॉइंट पे भी है और बी पे जाता है तो भी 2 मीटर पर सेकंड है। तो फिर एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस्ड हुई? तो हम कहेंगे, आप नोट करें कि इस वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये जो लीनियर वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। यहाँ पर थी तो इस तरफ है, जब यहाँ पर आई तो नीचे की तरफ आ गई डायरेक्शन, यहाँ पर आई तो इस तरफ आ गई डायरेक्शन, और यहाँ पर आया ऑब्जेक्ट तो ऊपर की तरफ गई डायरेक्शन। तो हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है लीनियर वेलोसिटी की। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है ना वेलोसिटी की, इट्स मीन के वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एज अ रिजल्ट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगी। डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगी, और वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर। अब इसमें इस ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो ए सी होगी, जिसकी डायरेक्शन टूवर्ड द सेंटर होगी, जिसको हम कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगी जो टूवर्ड्स द सेंटर होगी, और उसको हम कहेंगे ए सी, और क्या नाम होगा उसका? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसीलिए हमने क्या पढ़ा कि वेलोसिटी की स्पीड तो कांस्टेंट है, ठीक है, ए पॉइंट पे भी 2 मीटर पर सेकंड थी, बी पॉइंट पर भी 2 मीटर पर सेकंड थी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकंड थी, यहाँ पर भी, लेकिन आप चेक करें यहाँ पर डायरेक्शन और है और यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन और है। तो ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी एज अ रिजल्ट द एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस्ड, और वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? टूवर्ड्स द सेंटर होगी, और उसी एक्सेलरेशन को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। जो बुक में ये पॉइंट लिखा हुआ है कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है, ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आप अगर इस पॉइंट को पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है आगे? कंसिडर अ पार्टिकल विच इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। एक पार्टिकल को कंसिडर करें जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। हमने कंसिडर कर लिया, ये रहा वो पार्टिकल, वो सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ऑफ रेडियस आर। अच्छा, ये अब मुझे बताएं, सर्कल के सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस में किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? रेडियस। तो असल में ये जो पोजीशन वेक्टर है, यही आप इसको रेडियस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल है वो एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है सर्कल में, और उस सर्कल का रेडियस क्या है? आर, विथ कांस्टेंट स्पीड। तो उसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट है। तो हम कहेंगे दिस मीन्स, इसका मतलब ये है दैट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग, कि वेलोसिटी की क्या चेंज हो रही है? डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। दिस चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन। तो ये जो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसके नतीजे में हमारे पास एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगी विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो कि किस तरफ डायरेक्ट, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर की तरफ। सच टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ऐसे ही एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अब मुझे यकीन है कि आपको ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसकी जो एक्सेलरेशन का हम वेक्टर बनाते हैं वो हमेशा सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ होता है, और ऐसी एक्सेलरेशन को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। और ये जो वेलोसिटी वाली बात मैं कर रही थी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। और मैग्नीट्यूड अगर मैं कहूँ कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड को हम स्पीड भी तो कह सकते हैं ना, कि वेलोसिटी की जो स्पीड है वो क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड ही तो होता है।
तो मैं मैग्नीट्यूड को एग्जैक्टली स्पीड कह सकती हूँ, ठीक है। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है ऑब्जेक्ट की तो फिर एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस्ड हुई, तो हम कहेंगे डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, चूंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उसकी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हुई। तो हमें पता है ना एक्सेलरेशन वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस्ड होती है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगी, और ऐसी एक्सेलरेशन क्या कहलाएगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। द पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, ये वही बात लिखी हुई है कि वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, दस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, और उस डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही होगी जो हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड होगी सेंटर ऑफ द सर्कल की, और ऐसी एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं ए सी से, और इसे कहते क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वेलोसिटी को। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों थी, ठीक है, और वेलोसिटी के चेंज होने से हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, और वेलोसिटी की क्या चीज़ चेंज होने से, डायरेक्शन चेंज होने से। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई उसकी डायरेक्शन भी हमने देखी, वो टूवर्ड्स द सेंटर थी, और उस एक्सेलरेशन को नेम क्या दिया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। तो अब जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, यानी एक्सेलरेशन भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसकी भी इसी तरह हमारे पास एक्सेलरेशन का जो है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। डायरेक्शन तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा और कैसे निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपके पास ये फार्मूला है, यही तो एक्चुअली हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड बताएगा। तो हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इस फार्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं, और ये फार्मूला कहाँ से आया, तो अब हम उसकी डेरिवेशन करेंगे। अच्छा, डेरिवेशन करवाने से पहले आप देखें ये जो भी इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है वो मैं यहीं से रीड करके आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, और जो ये डेरिवेशन का पार्ट है यानी जो मैथ्स का हिस्सा या इस तरह से इक्वेशंस होंगी उनको मैं यहाँ पर लिखकर आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन को। आप यहाँ देखें, स्टार्टिंग यहाँ से बिल्कुल बुक में ली गई है कि कंसिडर अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल। अब ये मैंने कहाँ से लिखा है, मैंने बिल्कुल शॉर्ट लिखा है, आप अगर पूरा लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। कंसिडर अ पार्टिकल फॉलो अ सर्कुलर पाथ, यहाँ से आगे यानी मैंने लिखा है, और उसके बाद ये वाले पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो हमने क्या कहा, कंसिडर अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, एक पार्टिकल है जो कि क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। हम साथ साथ उस पार्टिकल को देख भी लेते हैं, ये है वो पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इनिशियली पार्टिकल इज एट पॉइंट ए, हम देख सकते हैं इनिशियली पार्टिकल किस पॉइंट पर है, शुरू में, यानी स्टार्टिंग पॉइंट उसका क्या है, ए पॉइंट है, तो ये उसका इनिशियल पॉइंट है। एट टाइम टी आई, यानी टाइम भी उसका क्या होगा, टी आई, दैट इज इनिशियल टाइम, विथ वेलोसिटी वी आई, और वो जिस वेलोसिटी जो उसकी लीनियर वेलोसिटी है उस पॉइंट पर। अब लीनियर वेलोसिटी कहाँ से आई, कैसे आई, मैं पीछे आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इसी वीडियो में। तो अब आप देख लें कि लीनियर वेलोसिटी, अब पहले तो वेलोसिटी की डायरेक्शन आप ऐसे मूव करवा रहे थे ना ऑब्जेक्ट को, एंटी क्लॉकवाइज, तो वो इस तरफ नीचे आ रही थी। अब ऑब्जेक्ट जो है ना क्लॉकवाइज मूव कर रहा है इस तरफ, तो ये समझ लें कि ये वो ऑब्जेक्ट है जिसको थ्रेड से आपने बांधा हुआ है और वो इस तरह से मोशन परफॉर्म कर रहा है। यहाँ से थ्रेड टूटा तो बिल्कुल सीधा जाएगा ना, तो ये उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है। और अगर ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ यहाँ तक आता है और थ्रेड टूट जाता है तो फिर वो इस तरफ सीधा जाएगा, ठीक है। फिर वो सर्कुलर पाथ फॉलो नहीं करेगा बल्कि इधर से ही ऐसे सीधा जाएगा, तो ये उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, लीनियर वेलोसिटी की। और एक बात याद रखें, आपकी बुक में लिखा हुआ है ये पॉइंट कि ये जो लीनियर वेलोसिटी है ये सर्कल के टेंजेंट है। टेंजेंट मतलब ऐसी लाइन जो सर्कल को किसी एक पॉइंट, सर्कल के सर्कमफेरेंस को ना किसी एक पॉइंट पर टच करे। अगर आप ये वेलोसिटी की लाइन देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पर सर्कल को टच करेगी, इसको मजीद बढ़ा दे तो ये इस तरह से आगे जाएगी, यानी इस तरह से पड़ा होगा और सिर्फ इस पॉइंट पे ये सर्कल को टच करेगा, तो ये लाइन जो है सर्कल की क्या हो जाएगी, टेंजेंट। तो ये वेलोसिटी की लाइन हर पॉइंट पे देखें सर्कल के क्या है, टेंजेंट है। तो आप ये कह सकते हैं कि लीनियर वेलोसिटी जो है ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी को ये आप टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं क्योंकि वो सर्कल के क्या होती है, टेंजेंट होती है, ठीक है। तो इनिशियल उसकी जो वेलोसिटी है वो वी आई है, और फिर आगे लिखा हुआ है आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद ऑब्जेक्ट मूव करता है सर्कल के सर्कमफेरेंस पे, वो कुछ आर्क लेंथ कवर करता है और उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो जाता है और वो मूव करता हुआ पॉइंट बी पर आ जाता है, यही लिखा हमने, वो पॉइंट बी पर आ जाता है। एंड एट दैट टाइम इट्स टाइम इज टी एफ, और उस वक्त उसका जो टाइम है वो फाइनल हो जाता है, टी एफ, और उसकी वेलोसिटी भी फाइनल हो जाएगी, फिर उसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाती है, फाइनल। ये कौन सी वेलोसिटी है, टेंजेंशियल या फिर लीनियर वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, तो वो उसकी
ये फाइनल वेलोसिटी हो गई। अब यहाँ पर जो है डेरिवेशन स्टार्ट करने लगे हम। उससे पहले आप ये देख लें, उन्होंने यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि फॉर अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ बुक पर देखें फॉर अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वही बात मैंने यहाँ लिखी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है। तो ऐसा मोशन जिसमें जो है आपके पास ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा होता है उसकी जो स्पीड है वो कॉन्स्टेंट होती है। ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, वो मोशन क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो फिर एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होगी, ये बात मैंने आपको बता दी है कि अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट हो जाती है तो एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना, चलें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, यानी स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ मोशन होता है, एक ऐसा खास किस्म का मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ सर्कल, जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो एक सर्कुलर पाथ में तो ट्रेवल करता है विद कांस्टेंट स्पीड, लेकिन उसका स्पीड जो है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन फिर एक्सेलरेशन डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस्ड होती है। अब अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि फाइनल वेलोसिटी जो है वही इनिशियल वेलोसिटी होगी, और उसको मैंने इक्वल कर दिया v के, क्योंकि देखिए ना ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर था तो इसकी जो वेलोसिटी थी एग्जैक्ट वही वेलोसिटी इसकी जो है बी पॉइंट पर भी, अगर यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड थी तो यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकंड है। तो हम कहेंगे कि फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी जो ये आपने बनाए हैं वेक्टर, बिल्कुल इनका मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ और सिर्फ ये आपस में चेंज किस वजह से है कि इनकी डायरेक्शन चेंज है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि इनकी डायरेक्शन चेंज है बट मैग्नीट्यूड सेम है, और मैग्नीट्यूड को आप इस तरह से मोड में लिखते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, और इसको मैंने इक्वल ले लिया v के। ठीक हो गया, यही पॉइंट आपके पास यहाँ लिखा है कि फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल है इनिशियल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के, और ये इक्वल है v के। अब आगे देखें, आपके पास ये अब वेक्टर्स का कुछ बता रहे हैं कि हेड टू टेल रूल के थ्रू हमने, मतलब ये फार्मूला कैसे आया, इस फार्मूले को हम देख लेते हैं कि वेक्टर्स को किस तरह से हेड टू टेल रूल के थ्रू ज्वाइन किया और ये फार्मूला बनाया। ठीक है, उसके लिए आप सबसे पहले तो ये देख लें कि यहाँ पर थोड़ी सी बातें हैं जो मैं आपको कंसेप्चुअल बताऊंगी, जो आपने याद रखनी है ताकि आपको ये एग्जैक्ट पता चले कि कैसे बनाए फार्मूला और क्या हुआ। ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले बातें जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आपको पता हो ये कॉन्सेप्ट्स। तो अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, और सर्कल के अंदर आप चेक करेंगे एक ट्रायंगल बन रही है। ये क्या है, ये आपके पास एक ट्रायंगल है, मिल गई एक ट्रायंगल। अब आपके पास सर्कल के बाहर आ जाएं तो एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है। अगर मैं इस वेक्टर को बिल्कुल उठाकर इस वेक्टर के साथ जोड़ दूं, यानी यहाँ से उठाकर यहाँ लगा दूं, ऐसा ही कुछ आएगा ना, ये ऊपर और ये इधर, इन्हीं दोनों को मैंने जोड़कर ये रख दिया। ये वी आई वाला वेक्टर जो ऊपर की तरफ है और ये वी एफ वाला वेक्टर जो नीचे की तरफ है, एग्जैक्ट वही बनाए जो यहाँ पर थे। ठीक है, इनको अलग कर दिया। यानी अब आपने कहा ना कि इनिशियल से फाइनल गए तो आपने डेल आर बनाया, यानी चेंज इन पोजीशन वेक्टर। इसी तरह वेलोसिटी भी तो चेंज हुई है, इनिशियल से फाइनल गए उसकी डायरेक्शन चेंज हुई है, हमने क्या कर दिया, चेंज इन वेलोसिटी का वेक्टर बना दिया। अब देखिए किस तरह से बनाया है। ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर है, ठीक है। अब जहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर मतलब कि आपने स्टॉप किया, उसके हेड से आपने क्या किया, एक और वेक्टर ड्रॉ किया, यानी हेड टू टेल रूल के थ्रू ज्वाइन किया इसको। इस वेक्टर का यहाँ पर हेड है तो ये नेक्स्ट वेक्टर आपने ड्रॉ किया, तो ये इसकी टेल है जो उसके हेड पर है, ठीक है। उसके हेड से इसकी टेल स्टार्ट हुई और यहाँ पर आकर ये वेक्टर एंड हुआ। और ये जो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर है, आप चेक करें, इसका यहाँ पर हेड है और इस वेक्टर का भी यहाँ पर हेड है। तो चेक करें, हेड टू हेड और यहाँ पर टेल टू टेल हो रहा है। तो रिजल्टेंट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जो हेड टू हेड और टेल टू टेल जो ज्वाइन हुआ होता है, तो वो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। तो हम कहेंगे कि इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्ट आया है वो ये है वी एफ। कैसे पता चला ये है कि ये हेड टू हेड और टेल टू टेल था, दैट इज वाई हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या है, वी एफ। ठीक हो गया, यही चीज अंदर भी बनी हुई है। ये आपके पास इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर, और ये इनका चेंज बनाया ना, जो इनिशियल से फाइनल ऑब्जेक्ट गया था तो चेंज। इसी तरह वेलोसिटी का भी वेक्टर इनिशियल से फाइनल हमने बनाया है, ठीक है। तो अब ये बनाया और वही काम हो रहा है। कैसे, आप चेक करें, इसमें पहले रिजल्टेंट वेक्टर ढूंढे कि किसका हेड टू हेड और टेल टू टेल कौन सा वेक्टर है जो हेड टू हेड और टेल टू टेल ज्वाइन हुआ है। तो इसको चेक करें, हेड टू हेड और टेल टू टेल, तो वो आर एफ।
यानी जो फाइनल पोजीशन वेक्टर है वही आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो आर एफ है और उस वेलोसिटी वाले केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो वी एफ है। ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। और ये हमें मिले कैसे, ये आर एफ कैसे मिला, किन दो वेक्टर्स को ज्वाइन किया है तो आर एफ मिला है। तो मैं कहूँगी आर आई को ज्वाइन किया है और साथ में चेंज इन पोजीशन वेक्टर यानी डेल आर, तो मैं कहूँगी आर आई में ऐड कर दिया डेल आर को, तो एज अ रिजल्ट इनका रिजल्ट मुझे ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर मिला है। अब इसी तरह वेलोसिटी में भी तो यही हुआ, ये रिजल्टेंट वेक्टर आया ना, तो मैं कहूँगी वी एफ कैसे मिला, इस वेक्टर को और इस वेक्टर को ज्वाइन कर दिया है, तो मैं कहूँगी वी आई में ऐड कर दिया है किसको, वी एफ को। ठीक है, सॉरी डेल वी को, यहाँ पर आप डेल वी लिखें, वी आई में डेल वी को ऐड किया यानी चेंज इन वेलोसिटी को ऐड किया, तो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर मिला। इन दो वेक्टर्स को मिलाने से ये रिजल्ट मिला, इन दो वेक्टर्स को ऐड करने से ये रिजल्ट मिला। और ऐड कैसे किया, हेड टू टेल रूल से। अच्छा, ये हेड टू टेल रूल क्या है ये अब मैं वापस एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि आप पिछली क्लास में पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, अब तो आपको ये बातें क्लियर हो रही होंगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगी वहाँ पर। तो अब आप देख लें कि ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अब हमें जो है वेलोसिटी की उन्होंने इक्वेशन दे दी है, मतलब कि वेलोसिटी वाली इक्वेशन कैसे आई कि वी एफ इक्वल है वी आई प्लस डेल वी के। ये चीज़ आपको क्लियर है कि वी एफ इक्वल है वी आई प्लस डेल वी के। तो यही इक्वेशन आपको यहाँ पर दी हुई है कि हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इनिशियल वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी को ऐड करने से मिला है। क्लियर हो गई? सो कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी इन दोनों की। और दो ट्राइंगल्स भी आपको मिल गई हैं। अब एंगल की बात करते हैं। ये जो आर आई और आर एफ के दरमियान एंगल बना है, मैं कह रही हूँ यही एंगल एग्जैक्ट जो है वी आई और वी एफ के दरमियान भी बना है। ऐसा क्यों है? इसका रीज़न ये है कि अब आप इस डायग्राम से चेक करें, मैं इस एंगल की अभी सिर्फ बात कर रही हूँ। ठीक है, एंगल्स क्यों सेम है। आप यहाँ पर एक डायग्राम देख लें, ये वाली, कि आपके पास यहाँ पर ये जो है पोजीशन वेक्टर है, ये वाला वही आर, और ये जो है आपके पास वेलोसिटी का वेक्टर है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से बढ़ा दूँ ऐसे, तो इसका इसके साथ एंगल क्या है, 90 डिग्री। ऐसा ही है, वेलोसिटी के वेक्टर का और पोजीशन वेक्टर का एंगल क्या है, 90 डिग्री। इस पॉइंट पर भी देख लें, वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। यहाँ पर भी ऐसा ही है, ये पोजीशन वेक्टर और ये वेलोसिटी का वेक्टर बढ़ा दें, यहाँ एंगल क्या बन रहा है आपके पास, 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि जो है पोजीशन वेक्टर और जो लीनियर वेलोसिटी का वेक्टर है उनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। हैंस दो जो आपके पास पोजीशन वेक्टर हैं, जो इस डायग्राम में हमने दो पोजीशन वेक्टर के दरमियान एंगल लिया है, ये जो दो पोजीशन वेक्टर्स हैं इनके दरमियान जो एंगल बना है एग्जैक्ट वही एंगल बनेगा इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी के दरमियान। इनिशियल और फाइनल पोजीशन वेक्टर के दरमियान जो एंगल बना है वही इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के दरमियान एंगल बनेगा। रीज़न क्या है कि वो जो है इसके टेंजेंट है, ये वेलोसिटी इस पोजीशन वेक्टर के टेंजेंट है और ये वेलोसिटी का वेक्टर इस पोजीशन वेक्टर के क्या टेंजेंट कह रही हूँ, सॉरी परपेंडिकुलर है। तो ये वेलोसिटी का वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है और ये वेक्टर भी इसके परपेंडिकुलर है। दैट इज़ वाई जो एंगल यहाँ पर बना एग्जैक्ट वही एंगल इन दो के दरमियान भी बनेगा। तो मैंने यहाँ पर जो है वो एंगल बना दिया कि वही एंगल जो है, जो एंगल यहाँ पर बना है वही एंगल यहाँ पर भी बनेगा। तो एंगल्स यहाँ पर हमारे पास क्या हो गए, सेम हो गए। और ये बात आपके पास बुक में भी लिखी हुई है इसी तरह, द एंगल बिटवीन द टू पोजीशन वेक्टर्स आर आई एंड आर एफ। कह रहे हैं दो पोजीशन वेक्टर्स आर आई और आर एफ के दरमियान जो एंगल बना है इस सेम, वो बिल्कुल सेम है एज द एंगल बिटवीन द टू वेलोसिटी वेक्टर्स। अच्छा, यहाँ इन्होंने आर आई और आर एफ लिखे, आप इसको वी आई और वी एफ लिखे। देखिए पीछे तो वेलोसिटी वेक्टर्स लिखा हुआ है ना, तो आगे ये मिस्टेक हो गई, उन्होंने आर आई और आर एफ लिख दिया, आप इसको वी आई और वी एफ कर दें। ठीक है, तो एग्जैक्ट वही एंगल बनेगा वी आई और वी एफ, यानी वी आई और वी एफ के दरमियान एग्जैक्ट वही एंगल बनेगा जो इन दोनों के दरमियान बना है। अब रीजन भी बता रहे हैं, दिस इज बिकॉज, इसका रीजन ये है द वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर, कि ये जो वेलोसिटी का वेक्टर है ये इस पोजीशन वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। हम कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के दरमियान जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री का, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। दैट इज वाई जो थीटा आर आई और आर एफ के दरमियान बनेगा एग्जैक्ट वही एंगल जो है वी आई और वी एफ के दरमियान बनेगा। दस टू एंगल्स मस्ट बी सेम, तो दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इनके एंगल्स सेम है और हमारे पास ये ट्रायंगल्स एग्जैक्टली जो है सेम है। मैंने इन ट्रायंगल्स को, अगर आपको मैं यहाँ पर बताऊँ इन ट्रायंगल्स को, आप यहाँ पर देखें, ये
ट्राइंगल ही है आपके पास, लेकिन इस तरह से उल्टी बनी हुई है। ट्राइंगल तो इस तरह से आप बनाते हैं ना, तो अगर इसको उल्टा कर दो तो यही ट्राइंगल बन जाती है इस तरह से। तो ये ट्राइंगल मैंने बिल्कुल सीधी करके, यानी डेल आर को नीचे और ये जो ओ वाला पॉइंट है इसको ऊपर करके यहाँ बना दिया है, ठीक है। डेल आर वाला पॉइंट नीचे और वो वाला पॉइंट ऊपर करके वो ट्राइंगल, ये जो अंदर बन रही थी ये मैंने ये बना दी। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब जो वेलोसिटीज वाली ये ट्राइंगल बनी है ना, ये देखें, ये ट्राइंगल अगर मैं ऐसे करके आपको दिखाऊं तो ये बिल्कुल सीधी है। तो मैं इसका भी ओ पॉइंट अगर उधर ले आऊं और डेल वी वाला वेक्टर नीचे कर दूं तो ये एग्जैक्ट मेरे पास कुछ इस तरह की ट्राइंगल बन जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास दो ट्राइंगल्स क्या हो गई, सिमिलर हो गई। तो जब हमारे पास दो सिमिलर ट्राइंगल्स आ गई तो हम यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी यूज करते हैं, और वो प्रॉपर्टी ये है कि आपके पास इनके एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एग्जैक्टली सेम होंगे, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स के, और इनकी जो साइड्स हैं उनका रेशो सेम होगा। अब साइड्स का रेशो कैसे सेम होगा ये हमने यूज करना है, इस फॉर्मूले को यूज करना है, वो मैं आपको यहाँ पे करके बताती हूँ। साइड्स के रेशो का मतलब ये है कि इस ट्राइंगल की जो साइड पी क्यू है ना, ये साइड, आप इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड से रेशो लें। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग ये साइड है ए बी, पी क्यू का रेशो, अब यहाँ पर जो है ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल इस तरह से होगा कि ये आपके पास एक साइड है पी क्यू, बिल्कुल इसी ट्राइंगल में वही साइड लें ए बी, तो पी क्यू का रेशो यानी डिवाइड कराएं, पी क्यू को डिवाइड करवाएं ए बी से, तो वो इक्वल होगा इस साइड को इस साइड से डिवाइड करवा दें, यानी ओ क्यू को डिवाइड करवाएं ओ बी से। तो मैंने यही लिखा, पी क्यू को डिवाइड करवाएं ए बी से, वो एग्जैक्टली सेम होगा ओ क्यू को डिवाइड कराएं ओ बी से। या फिर अगर आप ये दो साइड और ये नहीं ले रहे तो आप ऐसे भी ले सकते हैं कि पी क्यू को डिवाइड करवाएं ए बी से और ये सेम होगा ओ पी को डिवाइड कराएं ओ ए से, यानी इन तीनों साइड्स का रेशियो एग्जैक्टली सेम होगा। इसका रेशियो इससे ले लें और इसका रेशियो इससे और इस साइड का रेशियो इससे, तो ये तीनों रेशियोज आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज साइड्स के जो हैं वो इक्वल होंगे, यानी पी क्यू का रेशियो ए बी से लें, ओ क्यू का रेशियो ओ बी से लें, या और ओ पी का रेशियो ओ ए से लें। तो इस तरह से आप रेशियो लें और ये क्या होंगे, बराबर होंगे। और यही प्रॉपर्टी है, आपने याद रखनी है सिमिलर ट्राइंगल्स की, और यही हम यहाँ पर यूज करेंगे डेरिवेशन को स्टार्ट करते हुए, ठीक है। तो अब चेक करें पी क्यू किसके इक्वल है, पी क्यू इक्वल है डेल वी के, तो मैंने पी क्यू की जगह लिख दिया डेल वी। और ए बी किसके इक्वल है, डेल आर, तो ए बी की जगह लिख लिया डेल आर। ओ क्यू किसके इक्वल था, वी के। अच्छा, यहाँ पर असल में आप देख रहे होंगे इनिशियल और यहाँ फाइनल था, मतलब मैंने यहाँ इनिशियल और फाइनल क्यों नहीं लिखा, और यहाँ आर इनिशियल और फाइनल था तो मैंने इनिशियल और फाइनल क्यों नहीं लिखा। तो यहाँ मैंने ऐसे कर दिया है ना, हमने ये बात पढ़ी है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो v इनिशियल बराबर हो गया v फाइनल के मैग्नीट्यूड के। ऐसा ही है, v इनिशियल का मैग्नीट्यूड v फाइनल के मैग्नीट्यूड के बराबर हो गया, और ये बराबर था v के। तो ये पॉइंट हमने यूज किया ना, जहाँ इनिशियल और फाइनल था वहां दोनों की जगह v लिख दिया, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया, इसलिए इस चीज को हमने यहाँ कर दिया। अब आर आई आर एफ के कैसे बराबर हो गया, यहाँ थोड़ा सा हमें वो हो रहा है कि आर आई आर एफ के बराबर करके आर क्यों लिखा। तो वो हम इस तरह से देख सकते हैं कि ये हमारे पास आर आई और ये आर एफ, क्या ये रेडियस नहीं है, सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस रेडियस ही तो होता है। हाँ, ये हमने पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया है, बट ये रेडियस भी तो है, तो रेडियस तो सर्कल का सेम रहता है, किसी भी पॉइंट से आप ले लें रेडियस तो सेम रहता है। तो इसलिए आर आई का मैग्नीट्यूड भी एग्जैक्टली आर एफ के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, और उसको हमने इक्वल ले लिया आर के। तो जहाँ जहाँ आर आई और आर एफ था ना, वहाँ मैंने आर लिख दिया आर आर, और जहाँ वी आई और वी एफ था वहाँ वी लिख दिया, ठीक है। होप सो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। सो बस अब वी अपॉन आर और वी एफ देखिए सब इक्वल ही तो हैं, तीनों साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो अब कोई सी दो साइड, ये या ये ले लें या ये और ये ले लें, तो आपके पास आंसर सेम ही आना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन को। तो डेरिवेशन में सबसे पहला स्टेप देखिए मैंने यही लिखा है, बाय यूजिंग सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी। तो अभी हमने पढ़ी है, क्या कहती है ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, कि किसी भी दो साइड्स का रेशियो ले लें आप। तो मैं इन दो साइड्स का रेशियो ले रही हूँ, एक इस साइड का इससे और इस साइड का इससे। तो क्या ले लूंगी, डेल वी का रेशियो डेल आर से, तो डेल वी अपॉन डेल आर लिख दिया मैंने, डेल वी अपॉन डेल आर, वो बराबर होगा कोई भी और साइड ले लें, ये और ये ले लें या ये और ये ले लें, दोनों में एक ही तो आंसर है, v है, v का रेशो r से ले लें या इस v का रेशो r से ले लें। तो मैंने लिख दिया ये बराबर होगा v के रेशो r से ले लिया, ठीक हो गया। ये हमने सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगाई है।
अच्छा, अब हमने क्या किया, डेल वी अपॉन डेल आर इक्वल है वी अपॉन आर, वही मैंने दोबारा नीचे लिखा है। और आपकी बुक में पता है इन्होंने क्या किया हुआ है, आपकी बुक में इन्होंने ना पहला पॉइंट इस तरह से लिखा हुआ है, डेल वी अपॉन वी इक्वल है डेल आर अपॉन आर। तो आपने परेशान नहीं होना, यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पर वी ऊपर है ना, तो इससे यानी डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आपके पास आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, ये वी इधर आ जाएगा। अब इन्होंने यूं कर दिया, डेल वी का रेशो इन्होंने वी से ले लिया, यानी एक ट्राइंगल की इस तरह से लिया है, इस v का रेशो इससे, और इधर भी वही किया है, डेल r का रेशो उसी r से, डेल v अपॉन v कर दिया और डेल r अपॉन r कर दिया। तो आपने ऐसे भी मतलब लिख दिया, तो बात तो वही है, इसको आप इस चीज़ को आप यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बुक। अदरवाइज आपने जिस तरह से अभी सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी पढ़ी, आप वही अप्लाई करके इस तरह से लिखें। उसके बाद अगर आप डेल वी की वैल्यू निकालना चाहें तो डेल आर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो डेल वी यहाँ पर लिखा हुआ है और डेल आर यहाँ डिवाइड में था, इधर क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, यानी मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक हो गया। मतलब आप इसको यूं लिख सकते हैं कि डेल वी इक्वल है, यहाँ वी अपॉन आर था और मल्टीप्लाई करा दें डेल आर को, ठीक है, इस तरह से ये लिख दिया। अब जो है आप चेक करें, वेलोसिटी का भी चेंज हो रहा है और यहाँ पर हमारे पास डेल आर क्या था, असल में था तो पोजीशन वेक्टर का चेंज ही, लेकिन मैंने आपको बताया ये असल में क्या है, ऑब्जेक्ट ने जो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये वो है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने कह दिया यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है और वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। तो आपको पता है हम जब भी चेंज को डिस्कस करते हैं तो हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम का जिक्र लाजमी करते हैं। तो यहाँ पर हम टाइम का फैक्टर इन्वॉल्व करेंगे, तो वो किस तरह से इन्वॉल्व करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल टी, यानी टाइम से हमने दोनों साइड डिवाइड कर देने हैं इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को क्या कर देना है, टाइम से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ मैंने लिखा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल टी वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, डेल वी अपॉन डेल टी इक्वल है वी अपॉन आर, तो वैसे ही लिखा हुआ है, डेल आर अपॉन डेल टी कर दिया, ठीक हो गया, टी को दोनों तरफ डिवाइड करवा दिया। अब क्या होगा, ये क्या है, इसको अगर हम पढ़ें तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी में चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये तो कुछ सुनी हुई डेफिनेशन लग रही है, किसकी डेफिनेशन है ये, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो मैं इस पूरे फैक्टर की जगह लिख सकती हूँ एक्सेलरेशन, और यहाँ पर v अपॉन आर जो है वो एज इट इज लिख दिया v अपॉन आर, लेकिन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये तो कहलाता है वेलोसिटी, तो मैं इस पूरे फैक्टर की जगह लिख सकती हूँ वेलोसिटी। तो यहाँ पर मैंने इसकी जगह एक्सेलरेशन लिख दिया और इसकी जगह लिख दिया वेलोसिटी, और v अपॉन आर एज इट इज नीचे लिख दिया। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब एक्सेलरेशन मैंने इधर लिख दिया, ए के साथ सी क्यों डाला है मैं बताती हूँ आपको। ए यहाँ पर हमने लिख दिया, वी को वी से मल्टीप्लाई कराएं तो यहाँ पर बेसिस सेम पावर्स ऐड, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ 1, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 1 + 1 2, तो v को मल्टीप्लाई कराएं v से तो v का स्क्वायर आ जाएगा और डिवाइडेड बाय r, तो हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल आ गई v² अपॉन r, और हम कह देंगे दिस एक्सेलरेशन इज रेफर्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि यही वो एक्सेलरेशन है जिसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर होगी, सर्कल के सेंटर की तरफ, और इसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और यही फार्मूला मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया है, ए सी इक्वल है v² अपॉन r। तो आप देख लें ये फार्मूला किस तरह से ड्राइव हुआ, ए सी इक्वल है हमारे पास v² अपॉन आर, बस किस तरह से हुआ कि हमने सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है। अच्छा, अब बुक में कुछ उन्होंने ना इस तरह से लिखा हुआ है कि ये लिमिट लगाई हुई है, मतलब कि यहाँ पर ने फार्मूला तो यही बनाया है कि a इक्वल है v² अपॉन आर, एंड पे देखिए फार्मूला वही बन रहा है, बस ये लिमिट लगा रहे हैं। तो उसको मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पर कि ये क्या हो रहा है, बुक के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं थोड़ा सा। बुक में उन्होंने ना इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कर दी है, यहाँ से आगे मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ से नाउ इमेजिन पॉइंट ए एंड बी वाला, ठीक है। तो कह रहे हैं इमेजिन करें दो पॉइंट्स हैं ए और बी, वो बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के, मतलब ए और बी जो है ना, वैसे तो यहाँ पे आपको इनके दरमियान देखें डिस्टेंस दिख रहा है, ए और बी के दरमियान फासला है, लेकिन अब हम इमेजिन करेंगे कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है बहुत कम है और ये एक दूसरे के बहुत करीब है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ से एकदम से जैसे कि वो ऐसे रोटेट कर रहा है, जैसे हमने थ्रेड के साथ स्टोन को बांधा है तो उसको इस तरह से चक्कर लगा रहा है, तो वो अगर ये दो पॉइंट्स बहुत करीब हैं तो वो ए और
बी में आने में बहुत शॉर्ट टाइम लेगा, इतना शॉर्ट कि हम ये कह सकते हैं कि टाइम जो है अप्रोच करेगा एग्जैक्टली जो है अप्रोच कर रहा होगा वो ज़ीरो को, ज़ीरो तो नहीं होगा लेकिन ज़ीरो को अप्रोच कर रहा हो, यानी बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम का जब हम बात करेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए और बी पॉइंट अगर बहुत करीब होंगे तो एक्सट्रीमली क्लोज टुगेदर, तो ए बी उस ऑब्जेक्ट को ए से बी तक जाने में जो टाइम लगना है वो बहुत कम लगना है, इतना कम मतलब टाइम अप्रोच कर रहा होगा एग्जैक्टली ज़ीरो को। एंड एक्सेलरेशन एट दिस स्टेज विल बी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो जब बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में हम किसी चीज़ का की एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यानी किसी भी शॉर्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम में तो हमारे पास वो एक्सेलरेशन कहलाएगी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और जब भी हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की जिक्र करेंगे तो हम यहाँ पर लिमिट लगाकर बता देते हैं कि टाइम अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, तो बस मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लिमिट लगा दी और बता दिया कि टाइम इसका मतलब है अप्रोच कर रहा है, टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो, टाइम ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, बस लिमिट लगा देनी है। और उसके बाद आपने ये कह देना है कि ये पूरा फैक्टर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसके इक्वल था, वेलोसिटी के, और लिमिट लग गई तो ये किसके इक्वल हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। ठीक है, तो बात वो ये कि आप इसकी जगह वेलोसिटी लिख सकते हैं, तो बुक में यही किया गया है कि इस पूरे फैक्टर की जगह फिर वेलोसिटी लिख दिया गया है। लेकिन फिर वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है ना, जिसको हमने ए लिखा है कि एक्सेलरेशन इक्वल आ गया वी स्क्वायर अपॉन आर के, ये एक्सेलरेशन इक्वल है वी स्क्वायर अपॉन आर, तो चूंकि आपने इसको बहुत शॉर्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम में देखा है तो एक्सेलरेशन क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक हो क्या, इस तरह से बुक में उन्होंने लिमिट लगाकर बताया हुआ है, अगर आप बुक के अकॉर्डिंग भी करें वो भी ठीक है, अदरवाइज आपने ये भी इस तरह से भी लिख लिया, वो इंग्लिश लिख कर ऊपर, तो लिमिट ना भी लगाई तो वो भी ठीक होगा। तो इस तरह से आपके पास ये गिवन था, यहाँ तक होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। इन्होंने ये पूरा फैक्टर लिमिट वाला इक्वल ले लिया v के, और फिर यहाँ पर v पुट करके एक्सेलरेशन इक्वल आ गया वी स्क्वायर अपॉन आर, और यहाँ लिख दिया दिस एक्सेलरेशन इज रेफर्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन a, और छोटा सा साथ में c लिख दिया जिसका मतलब है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और फिर सेंट्रीपिटल का मतलब तो आपको पता है सेंटर सीकिंग, यानी एक्सेलरेशन जो है वो सेंटर टूवर्ड्स द सेंटर होगी, ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ होगी। अब आगे ये फार्मूला आपके पास बन गया कि एक्सेलरेशन इक्वल है वी स्क्वायर अपॉन आर। अब यहाँ पे एक और उन्होंने क्या काम कर दिया भाई, एक्सेलरेशन के ऊपर इन्होंने इस तरह से एरो लगा दिया, ये चीज़ भी मैं आपको बता देती हूँ क्या है। एक्सेलरेशन के ऊपर ऐसे उन्होंने, इससे पहले नहीं था, ठीक है, इधर तक फार्मूला खत्म हो गया, हमने इस तरह से करके हमने भी यहाँ पर बनाकर खत्म कर दिया, लेकिन बुक में उन्होंने ना कि ये काम किया हुआ है, ये एक्सेलरेशन के ऊपर एरो लगा दिए और वी स्क्वायर अपॉन आर लिख दिया, और साथ में इस तरह से इसके ऊपर कैप लगा दिए। कैप का सिंबल कुछ याद आ रहा होगा आपको, मैंने जो यूनिट वेक्टर पढ़ाया है उसमें हमने यूनिट वेक्टर्स के ऊपर ये सिंबल लगाया था, जो आई जे और के पढ़े थे। तो यूनिट वेक्टर्स का काम क्या होता था, कोई उनका काम नहीं होता था, उनका मैग्नीट्यूड 1 होता था और वो सिर्फ और सिर्फ हमें डायरेक्शन बता रहे होते थे। तो इसी तरह इस आर का कोई काम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमें क्या बता रहा है, उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन या पोजीशन बता रहा है और कुछ भी नहीं, ठीक है, डायरेक्शन के लिए हमने लगा दिया आर, और बस हमने इसको इस तरह से लिख दिया, और फिर डायरेक्शन के लिए हमने इसके ऊपर एरो भी लगा दिया, क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होती है, दैट इज वाई हमने इसके साथ ये एक वेक्टर लगा दिया जो इसकी क्या बता रहा है, डायरेक्शन, ठीक है, और वो आर से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब फिर उन्होंने आगे एक और काम ये किया हुआ है कि इसके साथ माइनस भी लगाया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस और वी स्क्वायर अपॉन आर। तो उसको हम किस तरह से करेंगे कि मतलब माइनस वी स्क्वायर अपॉन आर, तो इसका ये किया हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपके पास जो इन्होंने नेगेटिव साइन यहाँ पर लगाया है, ये तो आपको पता चल गया पोजीशन के लिए। जो नेगेटिव साइन लगाया है उसका मैंने यहाँ लिख दिया है एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर आप जो है इस डायग्राम में देखें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, मतलब कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो इसकी एक्सेलरेशन टूवर्ड्स द सेंटर होगी। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर होगी, और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी टूवर्ड्स द सेंटर। तो ये आ गई एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, यानी पेन की जो ये आपके पास आगे निप है उस तरफ आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। अब जो है इसके जो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन है ना, देखें जरा, आर की जो डायरेक्शन है वो मैंने कैसे ड्रॉ किया हुआ है, ये पोजीशन वेक्टर, उसकी डायरेक्शन तो आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है। पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन ये है और एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है। तो डायरेक्शन क्या हो गई, ऑपोजिट हो गई। तो जब डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई तो हमने क्या लगा दिया, नेगेटिव साइन। क्यों लगाया, क्योंकि इनकी डायरेक्शंस क्या है, ऑपोजिट। तो नेगेटिव साइन इसलिए लगाया कि डायरेक्शन ऑपोजिट है। यही बात आपके पास बुक में भी लिखी हुई है।
एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो सर्कल के सेंटर की तरफ है, लेकिन जो आर है पोजीशन वेक्टर है, ये जो रेडियल लाइन है उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है सर्कल के सेंटर से। तो हमने फिर क्या लगा दिया, नेगेटिव साइन कैन बी एडेड, हम नेगेटिव साइन भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो गया कि ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया। अब देखें भाई, ऑब्जेक्ट तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो एक्सेलरेशन का एक और फार्मूला भी आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी, उसके पास तो एंगुलर वेलोसिटी भी है ना, तो ये रही उसकी लीनियर वेलोसिटी, और चूंकि वो एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। तो अगर आपने एंगुलर वेलोसिटी को पढ़ा है तो फिर उसके बाद आपने इनके रिलेशंस भी पढ़े होंगे, जो लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास फार्मूला क्या आता है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। ये आप पढ़ चुके हैं कि v इक्वल है आर ओमेगा के। तो यहाँ पर जो आपको वेलोसिटी दिख रही है, हम उसकी जगह क्या लिख देंगे, वेलोसिटी की जगह कि वेलोसिटी सर्कुलर पाथ में क्या है, किसकी इक्वल हो जाएगी, आर ओमेगा के इक्वल। ओमेगा यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। तो हम कहेंगे एज पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल, तो इसकी वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी आर ओमेगा के। तो यहाँ हमने v की जगह लिख दिया आर ओमेगा, और v का स्क्वायर था तो आर ओमेगा का क्या आ गया, स्क्वायर। अच्छा, ये आर सिर्फ पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये सिर्फ और सिर्फ पोजीशन बता रहा है। अगर आप ये नहीं भी लगाएंगे तो कोई मसला नहीं है। तो आर ओमेगा का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आर। अब आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ये वाला आर इस आर से कैंसिल, तो आपके पास एक आर और ओमेगा स्क्वायर बच गया। तो आर ओमेगा स्क्वायर, और साथ में ये जो आर है ये सिर्फ और सिर्फ पोजीशन बता रहा है, और नेगेटिव साइन आपको बता रहा है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उस रेडियल लाइन या रेडियस का जो डायरेक्शन है या पोजीशन वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, दैट इज व्हाई नेगेटिव साइन इज यूज्ड। तो आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक और फार्मूला आ गया, जो क्या है, आर ओमेगा स्क्वायर, और माइनस सिर्फ और सिर्फ आपको बता रहा है डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक फार्मूला है v स्क्वायर अपॉन आर, और एक और फार्मूला है आर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर हो गए यहाँ तक? इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, मैंने अपनी तरफ से तो कोशिश की है इस टॉपिक को अच्छा एक्सप्लेन करने की, बट फिर भी अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया या कुछ भी आपने पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।